हेलो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर और एक लेक्चर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर हो भी गया था। और हम लोगों ने जो बात करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, वो बेसिक जो बातें थी उसके ऊपर बातें की थी। वो क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे? एक था टाइम ऑफ फ्लाइट, एक था मैक्सिमम हाइट और एक रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बातें हुई थी अभी तक, है ना। और उसके ऊपर हमने जहाँ तक 2 क्वेश्चन देखे भी थे। और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे कि पोजीशन हमें बतानी है उस पार्टिकल की, मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे और उसकी वेलोसिटी उस जगह पर फाइंड करनी थी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करनी थी। ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। टाइम जो है 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। और मैंने ये भी बोला था उस क्वेश्चन में कि उसकी कुछ चीजें हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम वहीं पर आगे उसी क्वेश्चन से स्टार्ट आगे और कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमारे पास ये यू, ये एंगल थीटा दिया है और इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर मान लो किसी भी इंस्टेंट पर एक वेलोसिटी मान लो v हो गई, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। वैसे ही सेम बात, जैसे 1 सेकंड पर हमने पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करी थी वेक्टर फॉर्म में, तो उस 1 सेकंड के लिए मतलब आपको टाइम अगर गिवन है तो जिस टाइम के लिए अगर आपको जो क्वेश्चन में दिया है उस टाइम के लिए आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो कि वो पार्टिकल जिस लोकेशन पर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको टाइम दिया जाए और बाकी चीजें आप कैलकुलेट कर लेंगे। अभी खुद समझ में आ जाएगा जो नेट हम जो रिजल्ट निकालेंगे उसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जो वो चीज अगर हम क्वेश्चन में गिवन है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए समझिए, सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना है। एक ये बात हो गई। हमें इसमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है। मतलब पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पर ए बोल रहा हूँ और ये बी बोल रहा हूँ, बी वैसे मैंने हाईएस्ट पॉइंट को शायद बी बोला था तो हम इसको बी मान लेते हैं और सी पॉइंट हमारा ये। तो हम अगर बात करें चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हम बात कर रहे हैं ए टू सी के लिए, यहां से लेके यहां तक के लिए कितनी वेलोसिटी चेंज होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इन 2 क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर मैंने ये वेलोसिटी बोली है, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक vy और एक बनेगा vx। अगर हम यहां से tan अल्फा देखें तो tan अल्फा हमारे लिए यहां से क्या बनेगा, तो tan अल्फा बनेगा हमारे पास vy बाई vx। अगर इनकी वैल्यू अगर हमें पता है तो हम ये एंगल इजीली फाइंड कर लेंगे। हालांकि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने वेलोसिटीज फाइंड की थी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर फाइंड किया था, तो उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों हमने कैलकुलेट भी किए थे। अगर वो आपका डायरेक्ट आप डिवाइड कर दोगे तो हमारा डायरेक्ट अल्फा आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास करेंगे क्या, यहां से समझिए। vx निकालने के लिए हम लिखेंगे ux प्लस का ax इंटू का t। अब यहां से क्या होगा, आप जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो केस हमने पढ़ा है उस पर्टिकुलर केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, तो आप लिखोगे ux की जो वैल्यू आएगी वो लिखोगे u cos थीटा। अच्छा, वर्टिकल क्या होगा, तो आप बोलोगे uy जो होगा वो आपका आएगा u sin थीटा। तो अगर मैं इनकी वैल्यू रख दें तो हमारा पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमारे पास बनेगा u cos थीटा। आप जानते हो ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। रीजन ये है कि जो केस हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लिया है इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की कांस्टेंट होगी। क्लियर है ना। चलो भैया आगे देखिए, अगर यहां से vy अगर लिखता हूं तो मैं लिखूंगा uy प्लस का ay इंटू का t। uy कितना होगा, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी दी है, तो आपको दी है u sin थीटा माइनस का ay जो होता है वो आपके पास क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी। अर्थ ऐसे हमारे पास ये अर्थ है और ऊपर की तरफ बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, है ना। तो जी हमारा नेगेटिव आ गया, ये हो गया vy। आपको tan अल्फा निकालना था तो tan अल्फा हमारे पास बेसिकली है क्या, तो वो है vy बाई vx। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा u sin थीटा माइनस का gt और अपॉन का u cos थीटा। इससे आप डायरेक्ट एंगल यहां से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है ये बात। तो तुम्हें खुद समझ में आ गया कि हमें एक चीज क्या गिवन होगी तो हम ये अल्फा फाइंड कर सकते हैं। एक बात कि यहां से हमें थीटा और u गिवन हो तो हम इस चीज को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास अननोन क्या क्या है, एक u है और एक थीटा है और एक टाइम। किस टाइम पर
क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यू दिया हो और कितने एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये दो चीजें अगर मालूम हो, साथ में टाइम और पता हो, तो हम इजीली इसका अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो जिस टाइम पर भी आप बताओगे उस टाइम पर हम उसका एंगल फाइंड कर लेंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तो ये एंगल फाइंड करना है। हमने पीछे जो बातें की उससे हटके एक बात और आ गई कि हम एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। क्लियर है? अच्छा, एक बात आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहां पर लिखा, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो भैया, देखिए इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। याद करिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने एक चीज देखी थी, एक बॉल को अगर मैं यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं यू से, तो बॉल ऊपर जाती है और ऊपर जाने के वापस आती है। और मैंने ये भी बताया था कि हमेशा जो ट्रैक है वो जाने वाला और आने वाला अलग अलग क्यों बनाते हैं, तो उसका रीजन यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जाने वाला रास्ता कौन सा और आने वाला कौन सा है। क्योंकि अगर एक ही लाइन बनाओगे तो पता कैसे चलेगा कि इसमें जाने वाला कौन सा और आने वाला कौन सा है, इसलिए अलग दिखाया जाता है। तो जितने भी किताबों में देखोगे या भारत के जिस टीचर के द्वारा भी यूट्यूब पर देखोगे तो हमेशा इस तरीके से ही दिखाया जाता है। वास्तविकता में हम ट्रैक एक ही लेते, एक ही लाइन लेते हैं, लेकिन जाने वाली और आने वाली लाइन अगर एक ही खींचोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी जाने वाली है और कौन सी आने वाली है, इसलिए अलग अलग दिखाया जाता है। तो देखिए समझिए, मैंने एक बात बताई थी मोशन अंडर ग्रेविटी में कि इस सरफेस के पैरेलल अगर आप लाइन कहीं भी खींचते हो तो यहां पर इसकी जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही यहां पर वेलोसिटी होगी, वो भी डाउनवर्ड होगी। सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट। सेम यहां पर जितनी वेलोसिटी यहां होगी उतनी ही जब वापस लौट के आएगा इस पोजीशन पर तो भी वेलोसिटी उतनी होगी। तो जैसे यहां पर v3 हो गया तो उतना ही वापस जब लौट के आएगा तो v3 ही होगा। इसमें कुछ अजम्पशंस थे, वो अजम्पशंस ये थे कि हम एयर का इफेक्ट जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे, और जी की वैल्यू में जो चेंज आता है जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू में वेरिएशन आता है, हम उस वेरिएशन को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जी जो है वो कांस्टेंट है। और यहां पर भी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, यहां पर एयर का इफेक्ट भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो दो चीजें अज्यूम करने के बाद जो पाथ है, हमेशा बॉल को अगर ऊपर फेंकोगे तो बिल्कुल जिस लाइन पर गया है बॉल गई है उसी लाइन पर बॉल वापस लौट के आएगी। उस पॉइंट के लिए हमने ये बात दिखाया कि जिस जगह पर आप देख रहे हो तो जब बॉल अगर यहां से यहां पहुंची तो वापस जब यहां लौट के आएगी तो जितनी वेलोसिटी इसकी स्टार्टिंग में थी इस पॉइंट पर उतनी वापस लौटने पर भी होनी चाहिए। और आता है रिजल्ट, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने सारे रिजल्ट निकाल के दिखाए हैं। तो आप लोग अगर आपको ये बात पहली बार सुन रहे हो तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर टाइप करिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी बाई रवि साक्या सर, तो आपको ये बात मिल जाएगा। क्लियर है? चलो यहां से और समझिए, हम अगर यहां पर चीजें देखें कि मैं बोल रहा था कि चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं इसके लिए देखता हूं तो जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन खींचिए तो यहां पर भी सेम बात होने वाली है। जितनी वेलोसिटी इस पॉइंट पर इधर होगी उतनी ही वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी इधर होगी। जितनी वेलोसिटी यहां होगी उतनी ही वेलोसिटी यहां होगी। जितनी वेलोसिटी यहां है उतनी ही वेलोसिटी यहां है, और एंगल सेम होगा। अगर मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना, तो जितना यहां पर उतना यहां पर, जितना ये है उतना यहां पर भी होगा, ये एंगल थीटा होगा। ये अगर u से तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यहां पर भी u ही होगा। तो भैया चलो देखो इस चीज को समझते हैं। ये बातें आपको मैंने पीछे से लिंक किया और देखिए यहां से क्या बन के आएगा। मैंने बोला यहां से कि स्टार्टिंग की अगर वेलोसिटी अगर मैं u इनिशियल कंसीडर करूं तो हमारे पास क्या होगा, अगर इस वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो आप बोलोगे सर इसका कंपोनेंट x में होगा तो उसे लिखोगे u cos थीटा i कैफ, और y में लिखोगे तो u sin थीटा j कैफ। बट अगर आप फाइनल वेलोसिटी दिखोगे, ये फाइनल वेलोसिटी जहां पर ये हिट कर रहा है, मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं इसे फाइनल मान रहा हूं क्योंकि मैंने बोला ना ए टू सी, तो ए इनिशियल कहलाएगा और सी हमारा फाइनल कहलाएगा। तो ए इनिशियल का मतलब ये बन गया, ये पॉइंट आप ए ले सकते हो और ये पॉइंट आप सी लिख सकते हो। तो यहाँ अगर हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका कंपोनेंट एक वाई डायरेक्शन में आएगा साइन वाला और एक आएगा पॉजिटिव एक्स में। तो आपके पास यहाँ से क्या हुआ, u cos थीटा आई कैफ और माइनस का u sin थीटा j कैफ। तो यहां से भैया अगर हम चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आपके पास आएगा b फाइनल माइनस का v इनिशियल। आप u लियो ना तो u इनिशियल लिखिए, u इनिशियल। तो भैया यहां से कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे u cos थीटा आई कैफ, u cos थीटा आई कैफ माइनस का u sin थीटा j कैफ माइनस u cos थीटा आई कैफ और प्लस का u sin थीटा
जे कैफ। तो ये एस से कट जाएगा और ये भी माइनस और वो भी माइनस हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2u साइन थीटा और जे। तो चेंज इन वेलोसिटी ये आई। इससे आप क्या समझे कि चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ y में क्यों आई, x में क्यों नहीं आई? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका चेंज भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल में जो है वो कंपोनेंट ही नहीं आया, वो टूट गया। बट वाई में क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जो कि ग्रेविटी की वजह से है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब वो निगेटिव क्यों आया, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में ऊपर फेंका है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है जिधर फेंक रहे हो उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन है, तो वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए, चेंज उसका निगेटिव आएगा, है ना भाई। रिटार्डेशन बोलते हैं ना, जिधर हमारी वेलोसिटी जाती है उसके अपोजिट में अगर हमारे पास एक्सेलरेशन, उस शब्द को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और वो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में निगेटिव होती है। इसी को टाइम से डिवाइड कर दो, अगर ये टाइम से डिवाइड करोगे तो निगेटिव ही तो आएगा। तो आपके पास वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव आना चाहिए, तो निगेटिव ही आ रहा है। एक बात और सुनिए, यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, तो लगातार वेलोसिटी घटेगी। और यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी के सपोर्ट में जा रही है। तो यही बातें हैं, तो इसलिए यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो यहां पर लगातार वेलोसिटी घट रही है, पॉजिटिव है, और यहां पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है क्योंकि निगेटिव है। तो वो ऑब्वियस ही बात आना चाहिए था। ये क्लियर है? चलिए और आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमारे पास ये बॉल है, इसको मैं यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं थीटा एंगल पर। तो भैया ऐसे इस तरीके से बॉल गई। मेरा ये कहना है कि हमें यहां पर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है इस पर्टिकुलर केस के लिए, जब हमारे पास टाइम इंटरवल दिया हो डेल्टा टी की वैल्यू, वो दिया है 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के लिए चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा और अलग देख लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और अलग से देखते हैं। दूसरा, हमको यहां पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है सेम टाइम इंटरवल डेल्टा टी की वैल्यू 3 सेकेंड के लिए। तो डेल्टा टी का मतलब हो गया टाइम इंटरवल, है ना। इस टाइम इंटरवल में हम देख रहे हैं, जरा समझिए कैसे करना है, ध्यान से सुनो। तो भैया हम यहां से बात करें, ये जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो टी इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से समझिए, हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा आप ये बताइए, अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो जो ग्रेविटी के द्वारा आ रहा है वो हमारे पास क्या है, वो बोलेंगे माइनस का जी। भाई यहां पर एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, अगर हम बोलेंगे तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। आप इसे जे भी लिख सकते हो, और इज इक्वल टू इसे क्या लिखना चाहिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका अगर एवरेज निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सरफेस से ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो हाइट में चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा तो कितने भी ऊपर चले जाओ, कितने टाइम के लिए भी चले जाओ, जब जी की वैल्यू में जब चेंज ही नहीं होना तो कांस्टेंट माना जाएगा। और कांस्टेंट टर्म के लिए चाहे तुम एवरेज निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, एक ही आना है। देखो भैया, तो यहां से आपको डेल्टा वी निकालो, डेल्टा वी हो जाएगा हमारे पास माइनस का जी जे और इनटू का डेल्टा टी। कितने समय के लिए आपको निकालना है, तो ये वैल्यू हम 10 ले रहे, ठीक है, और यहां से 3 कर दो, आपके पास आ गया माइनस का 30 जे, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो मैंने नए तरीके से निकाली है, वेक्टर फॉर्म में बेसिकली हमने लिखा है इसे। अब चाहो तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो ये, और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो आपके पास 30 होगा जो कि डाउनवर्ड होगा। क्लियर है? तो ये आ गया। देखिए वहां पर हमने आपको बताया था माइनस का 2u साइन थीटा, माइनस का 2u साइन थीटा निगेटिव में, क्योंकि वहां पर आपको u इनिशियल वेलोसिटी और आपको एंगल दिया, इसलिए आपने वहां पर चेंज निकाल लिया। और अगर मान लो कि अगर आपको वहां पर स्टार्टिंग की वेलोसिटी और थीटा का मतलब इनिशियल एंगल और ये हमारे पास प्रोजेक्टेड एंगल और u अगर गिवन नहीं है तो फिर कैसे निकालोगे, तो आपको निकालने का तरीका ये है जो मैंने आपको बता दिया। तो दो तरीके से चेंज इन वेलोसिटी पूछी जा सकती है, एक स्टार्टिंग का प्रोजेक्टेड एंगल और प्रोजेक्टेड वेलोसिटी अगर गिवन है तो आपको पहले तरीके से, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वैसे सोचना है। और अगर आपको टाइम दिया है और आपको थीटा और यू गिवन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचेंगे। क्लियर है? चलो और देखो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका क्या है।
तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका है, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका है, आप इसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भैया क्या है डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला होता है ut प्लस का हाफ, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखे ut प्लस का हाफ at स्क्वायर और अपॉन टी। तो एक टी से टी कट गया और एक टी से यहां से कट गया, आपके पास u कितना आ गया, तो u प्लस का हाफ a वेक्टर इंटू का t, और ये आ जाएगा आपके पास एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से वैल्यू रख दीजिए। मैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको अगर ये दे रहा हूं तो मैं यहां पर आपको u और थीटा भी देना पड़ेगा। तो सेकंड केस के लिए हमने ये क्वेश्चन में दे दिया, और अगर मान लो सेकंड जो अगर हमने इस वाले केस के लिए अगर आपको ये देते तो आप पहले के हिसाब से भी कर सकते थे, क्योंकि आपने रिजल्ट निकाल लिया है ना। अब आपको अगर यहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको u और थीटा देना पड़ेगा। तो भैया यहां से लिखिए, क्या लिखोगे, तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, u को लिखना चाहिए ux i कैप प्लस का ux uy j कैप। इधर का कंपोनेंट करिए, कितना आएगा 16, इधर का कितना आएगा 12, तो आप लिख लीजिए यहां से 16 i कैप और प्लस का 12 j कैप, आप इसको लिख दीजिए यहां से। तो आपके पास हो जाएगा 16 i कैप प्लस का 12 j कैप माइनस हाफ, और एक्सेलरेशन किधर होगा वो आपको लिखोगे j कैप में, तो आप लिखोगे इंटू का 10 j कैप और इंटू कितने टाइम के लिए, तो मैंने आपको बोला है 3, टाइम इंटरवल कितना ले लिया 3, क्योंकि स्टार्ट आपकी हो t इक्वल टू 0 पर और चेंज इन टाइम ले रहे हो आप यहाँ पर 3 सेकंड, इसका मतलब है कि 3 सेकंड के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो बेसिकली t की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसे यहाँ से काट दीजिए, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 i कैप और प्लस का 12 j कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 j कैप। आप यहाँ से लिखिए तो हो जाएगा 16 i कैप और माइनस का 3 j कैप। ये आ गई चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड चाहते हो तो आप मॉड लगाइए और अंडर रूट में लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और देखिए अब अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी बोली है तो एक और क्वेश्चन मैं इसी के साथ करवा देता हूं आपको। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल को मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया, ये एक u वेलोसिटी और एंगल थीटा दिया है, ऐसे गया और इस तरीके से हिट कर गया। मैं बोल रहा हूं कि हमें वो टाइम फाइंड करिए, फाइंड आउट द टाइम व्हेन एवरेज वेलोसिटी एंड instantaneous will be equal। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगी वो टाइम कैलकुलेट हमको करना है। देखिए अभी हमने जो एवरेज वेलोसिटी फाइंड की है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आप निकालिए और कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम कहेंगे तो पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट है क्या बेसिकली, पोजीशन वेक्टर। देखिए समझिए, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब सीधा डिस्प्लेसमेंट आप निकालिए और उसके एवरेज टाइम से डिवाइड कर दीजिए। भाई बेसिकली हमने वही बोला, आपको है क्या ये, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक तरीके से, और ये है क्या, तो आप बोलोगे सर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। और अगर आपको यहां से एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप इसे लिख दीजिए सीधा सीधा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर u प्लस का हाफ a इंटू का t। साथ में इसे काम करिए कि आप यहां पर g भी लगा दीजिए इंटू का t। निगेटिव होगा क्योंकि एक्सेलरेशन आप जानते हो डाउनवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता नहीं है। यहां पर वैल्यूज रखिए,
आप बताओ कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ भैया, स्टार्टिंग की वेलोसिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? तो यहां से लिखिए आप, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ किस डायरेक्शन में आया, बताओ, एक्सेलरेशन जो आया वो किस डायरेक्शन में आया, वो तो सिर्फ हमारे पास वाई में है, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी ले रहे हैं वो किधर लेंगे आप, तो वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में आएगा। तो यहां से आपने ये लिखा, चलिए देखिए, आप यहां पर वैल्यूज रख लीजिए, आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे तो आप लिखोगे u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप माइनस का हाफ जी टी और ये j कैप। क्लियर है? क्या बन गया ये, आपके पास बन गया ये u cos थीटा आई कैप अलग कर दो, और जो j के साथ है वो है u sin थीटा माइनस का हाफ जी टी और इनटू का j। ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मैंने आपको बोला था अभी एक्सेलरेशन वह है जो किधर आता है, सिर्फ y में आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा, और वो किसकी वजह से है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। बट हॉरिजॉन्टल आपकी जब वेलोसिटी प्रोजेक्ट करते हो तो आपके दोनों डायरेक्शन में, जो कि x में भी है और y में भी है, आपने ये रख दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, चलो देखो, अब आप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, जो हमारे पास मेन वेलोसिटी है उसका, मतलब पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर को प्रॉपर लिखिए पहले, क्योंकि इसे लिखेंगे हम dr बाई dt, या फिर लिख सकते हैं ds बाई dt। तो पहले हम s को लिखते हैं, s क्या होगा, तो वेलोसिटी को पहले लिखिए, आप क्या लिखोगे यहां से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, तो यहां से लिखोगे आप u cos थीटा आई कैफ u sin थीटा j कैफ, ये हुआ, साथ में माइनस का हाफ जी जे इंटू का टी स्क्वायर, आपने ये लिख दिया। यहां से कितना बन गया ये, तो u cos थीटा को अलग कर दो इंटू टी, और ये बन गया आई कैफ आपका। यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा u sin थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर और इंटू का जे। क्लियर है? आप इसको करिए डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, तो डिफरेंशिएशन करने से आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें से भी टाइम कटेगा, ये भी टाइम कटेगा, और ये टाइम कट, मतलब आपका डिफरेंशिएशन होगा। समझिए कैसे होगा, u cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर लिखिए, आपका आ जाएगा u cos थीटा आई कैफ, वहां से कितना आएगा u sin थीटा t, एक इसमें से कट जाएगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएट होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हाफ आगे है और स्क्वायर पीछे, मतलब स्क्वायर, तो आप आगे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास हो जाएगा g और t, और ये बन जाएगा आपके पास j का। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये हो गया एवरेज। हमें इन दोनों को बराबर करना है और टाइम कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी का और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो चलिए भैया देखिए, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे लिए अगर हम यहां से बात करें, तो अगर एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाए और इक्वल टू अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा तो क्या आएगा, देखो हम लिखेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर अलग करिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हाफ की हो जाएगा 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और माइनस इसका करिए तो 2 करोगे तो कट जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास u साइन थीटा इंटू का जी टी, भाई मल्टीप्लाई क्या करोगे, ये इंटू ये, तो आपके पास ये आ जाएगा इक्वल टू, इसे लिखिए आप, यहां से हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से भी कितना हो जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अब यहां पर लिखोगे आप प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा इंटू का जी टी। सबसे पहली बात यह है कि आपका ये कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म। क्लियर है? आप इस वाले टर्म को उधर के आओ, जो नेगेटिव वाला टर्म है वो उधर ले आओ, और ये वाला टर्म उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस का u साइन थीटा इंटू का gt, और इज इक्वल टू ये है आपके पास जी स्क्वायर टी स्क्वायर
और यहां से हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारे पास सिर्फ यू साइन थीटा इंटू जी टी, और ये बन जाएगा आपके पास 3g स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है तो एक टाइम जरूर कैंसिल होगा, यहां से एक टाइम ने एक टाइम को काट दिया। कितना आएगा देखिए, यहां से देखा जाए तो इसको 4 को यहां पर मल्टीप्लाई करिए तो 4 यू साइन थीटा इंटू का जी, एक जी से जी भी कट जाएगा, अपॉन का 3g, और ये हो गया। कैलकुलेशन बेटा देखे रहना, हो सकता है कि कैलकुलेशन किसी जगह पर गलत ना हो गया, वैसे जहां तक है कैलकुलेशन ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। तो ये वो टाइम है जहां पर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो गई। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बात समझ आई होगी। चलिए और आगे देखते हैं। चलो देखिए, अब हम फिर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन था एक, मैंने बोला कि यहां पर अगर ये u से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, तो भैया ये बताइए कि कितने एंगल पर आपकी रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होगी। मैंने क्या बोला कि हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जहां पर आपकी मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल हो जाए। चलिए देखते हैं भैया। फाइंड आउट द टाइम when maximum height and range will be equal। चलो देखो, कुछ करना ही नहीं है आपको, बेसिकली दोनों को बराबर कर दीजिए। आपके पास एच मैक्स और रेंज को इक्वल करना है, तो ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहां से होता है आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी ने जी को उड़ा दिया, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को उड़ा दिया। यहां से हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन का हो गया 2, और यहां से हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ही लिखिए, और यहां पर लिखो 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। एक साइन थीटा से एक tan थीटा उड़ गया, इस इधर लेके जाइए और यहां से बन जाएगा साइन थीटा, कॉस को इधर ले आइए और ये बन जाएगा 4। आपके पास हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो हम बोलेंगे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4 पर ये रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए भैया और आगे देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस। एक और देखो, मैंने बोला कि 45 डिग्री पर मैंने एक को प्रोजेक्ट किया, 45 डिग्री पर मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से। मुझे यह बताना है कि इस पर्टिकुलर केस में रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन क्या है। चलिए फाइंड दी relationship between range and maximum height at this situation। इस सिचुएशन पर इन दोनों पर क्या रिलेशन होगा भैया। तो यहां पर बात समझिए कि मैं एक पर्टिकुलर एंगल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसी एंगल के लिए हम जो रिलेशन देखेंगे वो इसी एंगल के लिए वैलिड है। आप अलग एंगल पर देखेंगे तो रिलेशन कुछ अलग आएगा। मैं एक पर्टिकुलर एंगल के लिए देख ले रहा हूं। देखिए आप बताइए पहले रेंज का फॉर्मूला होता क्या है। तो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। अच्छा किस एंगल पर आप देखना चाहते हो, तो ये एंगल हमारे पास हो गया 2 × 45 मतलब 90 डिग्री अपॉन जी।
और ये आर हो गया, ये बन गया यू स्क्वायर अपॉन जी। बेटा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। जो रेंज सबसे ज्यादा आती है वो 45 डिग्री पे ही रेंज आती है, क्योंकि आप जानते हो साइन की जो साइन कंपोनेंट जो दिया है, ये वाला हमारा जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम 1 वैल्यू। तो आप यहाँ पर 1 ही आ रहा है वो, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? 45। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैंने इसके जरिए से इस चीज को ले, सॉरी, यहां से देखिए यहां से अगर हम हाइट लिखेंगे तो क्या आएगा? तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। भैया किस एंगल पर आप देख रहे हो? तो एंगल आपके पास है 45, तो 45 डिग्री पर आप देख लीजिए इसे, देखिए कितना आएगा हमारे पास। ये बन जाएगा यू स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपॉन का 2g, बन गया यू स्क्वायर अपॉन 4g। और आप जानते हो इस रिलेशन से अगर मैं इसको यहां रखूं तो हमारे पास जो h आएगा वो आ जाएगा हमारे पास r/4। यहां से बन गया r की वैल्यू 4h। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास 45 डिग्री पर रेंज और हाइट में ये रिलेशन आएगा r = 4h। क्लियर है? बड़ा एंगल अगर आप दूसरा रखोगे तो रिलेशन मैक्सिमम हाइट में और रेंज में कुछ और आएगा। तो जिस एंगल के लिए देखेंगे रिलेशन कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने बस एक मतलब ये रिलेशन याद कर लिया तो ये सबके लिए वैलिड है। ये एंगल 45 के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखना। हम किसी भी एंगल के लिए रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए देखिए और देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। मैं दो एंगल पर देख रहा हूं, एक एंगल थीटा लिया मैंने, वेलोसिटी यू है, बॉडी यहां गई, और आपको याद होगा मैंने एक केस बताया था कि रेंज दो एंगल पर हमेशा इक्वल मिलती है, एक एंगल थीटा और एक 90 - थीटा। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर अब मैंने एक और एंगल लिया, वो एंगल ये वाला जो दिया है वो है 90 - थीटा। रेंज दोनों की सेम है बट हाइट इसकी अलग अलग हो सकती है। तो मैंने इनकी हाइट जो मानी है, एक की h1 और एक की h2। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन किताबों में रहता है कि अगर दोनों हाइट को अगर हम ऐड कर दें तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। चलो चेक कर लेते हैं भैया कि दोनों हाइट को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। देख लेते हैं भैया। देखो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि h1 को अगर लिखेंगे तो हमारे पास अगर एंगल थीटा दिया है तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्योंकि एंगल थीटा दिया तो मैं किसके लिए निकालूंगी ये? आप बोलोगे थीटा एंगल के लिए। किस एंगल के लिए? थीटा एंगल के लिए। लेकिन अगर मैं इसी को 90 - के लिए निकाल लूं, 90 - थीटा के लिए, तो यहां से कितना हो जाएगा 90 - का थीटा अपॉन का 2g। और इसके लिए ये एंगल कितना आ गया? तो बोलोगे 90 - थीटा एंगल के लिए ये हम लोग निकाल रहे हैं। इन दोनों की रेंज हम पहले ही निकाल चुके, प्रूफ कर चुके हैं, दोनों की सेम होती है। अब यहां से लिखिए तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन की जगह बन जाएगा कॉस, क्योंकि साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इन दोनों को तुम ऐड कर दो, तो बेटा अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, देखो यहां से कितना आएगा, h1 प्लस का h2 अगर लिखेंगे तो आपके पास यू स्क्वायर अपॉन 2g और अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू आप जानते हो सभी लोग कितनी होती है? 1 होती है। तो भैया बताओ ये जो हमारे पास दोनों हाइट को ऐड किया है तो क्या वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड कर रही है? तो नहीं कर रही है। यही क्वेश्चन किताबों में दिया रहता है कि अगर हम दोनों हाइट को अगर ऐड करते हैं, जो जिस पर रेंज सेम होती है दो एंगलों पर, उनको अगर उस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम हाइट निकालें और उन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वो एंगल ऑफ पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो क्या टाइम के बारे में सर कोई कमिटमेंट कर सकते हो आप टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर? क्या ऐसा कुछ रिलेशन बने कि टाइम ऑफ फ्लाइट वाला भी एंगल ऑफ पोजीशन पे डिपेंड ना करे इसी पर्टिकुलर केस के लिए? सर चलो देख लेते हैं, आओ। मैंने टाइम के लिए देखा, तो मान लो पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं t1 ले लेता हूं, इस वाले को t1 ले लेता हूं और इस वाले को t2 ले लेता हूं, t1 वाला और थीटा मतलब।
तो मैंने यहां से लिखा T1 लिखा, तो मैंने लिखा 2u sin थीटा अपॉन का g। इसी तरीके से यहां से T2 लिखा 2u sin 90 माइनस का थीटा अपॉन का g। ये बन गया 2u cos थीटा अपॉन g, और ये तो यही है। मैं एक काम करता हूं, दोनों का स्क्वायर कर लेता हूं। तो अगर मैं T1 का स्क्वायर कर दूं और T2 का स्क्वायर कर दूं और दोनों को जोड़ दूं, शायद हमारे लिए हो सकता है कि थीटा पे डिपेंड ना करे रिलेशन। देखो भैया क्या आएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का जी स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहां से देखा तो 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर ये आ गया, और इधर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। आपके पास आ गया 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। तो देखो बेटा, एक रिलेशन ऐसा है टाइम ऑफ फ्लाइट का भी, जो कि एंगल ऑफ पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हाइट का डायरेक्ट ऐड करने से आ रहा था, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर करने से जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके की बातें ध्यान रखना, नीट और जेईई मेंस लेवल पर पूछी जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और अच्छा रिलेशन देख रहे हैं हम लोग, जो बेसिक रिजल्ट है उसके ऊपर 3 रिलेशन निकालते हैं, और बहुत रेयर ही है कि किसी किताब में देखने को मिलता है। बहुत रेयर किताब, मतलब अच्छी लेवल पे किताबों में वो देखने को मिलेगा आपको उस क्वेश्चंस के जरिए से। ठीक है, देखिए समझिए, थ्योरी वाले पार्ट में ये ऐड नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन के जरिए से हम उसको समझ सकते हैं। देखो मैंने बोला कि हमारे पास ये यू है और ये एंगल थीटा दिया है, इसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसे ये बॉल जाएगी। बॉल पार्टिकल जो भी आप कंसीडर कर रहे हो उसका पाथ ऐसा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। हमको ये बात मालूम है, 3 चीजें देखी थी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसका फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। h जो होता है वो हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, और रेंज जो होती है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती है। अगर मैं इनके रिलेशन देखें कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो पहले मैंने ये दोनों को एक साथ लिया और करते हैं क्या आएगा। देखो मैंने लिखा यहां से जी टी अपॉन 2u, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। पहला वाला मैंने केस लिया टाइम ऑफ फ्लाइट को, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया। इसको स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर, और इज इक्वल टू बन गया साइन स्क्वायर थीटा। यहां से h कितना है, देखो यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो h की है वो कितनी हो गई, यहां से बन जाएगी आपके पास 2gh अपॉन का u स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन का 4u स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2gh अपॉन का u स्क्वायर। यहां से ये कट गया, एक जी से एक जी उड़ गया। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से बन जाएगा आपके पास 8h अपॉन जी, और यहां से जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट में 8h अपॉन जी। देखिए बेटा हो सकता है जेईई मेंस और नीट लेवल पे ये सीधा रिजल्ट पूछ ले आपसे। मैंने इसमें कुछ नहीं लिया, कोई भी डेटा कुछ अलग वैसा कुछ नहीं किया मैंने। हमारे पास बेसिक रिलेशन है ये वाले जो सभी टीचर जानते हैं, मतलब सभी लोग पढ़ाते, सॉरी शब्द मैं गलत बोल रहा हूँ, सभी लोग टीचर जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट क्लास में जो ये आपको जो मेंशन जो करवा रहा हूँ, ये रिलेशन डायरेक्ट किताबों में बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। जेईई मेन और नीट में यहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना इस तरीके की बात है। आप सीधा रिजल्ट भी याद कर सकते हो कि अगर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में अगर रिलेशन पूछा जाए तो टी की वैल्यू जो होगी अंडर रूट में 2h अपॉन सॉरी 8h अपॉन जी आएगा। ये सीधा सीधा आप रिजल्ट भी याद कर सकते हो। और आगे देखिए, अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखता हूं तो देखो क्या आएगा, h हमारे पास दिया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। इसको इधर लिख लेते हैं, यहां से कितना आ जाएगा 2gh अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाह रहा हूं, इनके बीच में क्या बन के आ रहा है।
फिर मैंने क्या देखा, आर को क्या लिख सकते हो आप, आर को लिख सकते हो जी आर अपॉन यू स्क्वायर, और इधर बन जाएगा आपके पास साइन, या ऐसा लिख लेते हैं डायरेक्ट, मैं उसको खोल ही देता हूं, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, तो यहां से कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू को उठा के हम यहां भी रख सकते हैं, यहां से और इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू को उठा के आप यहां रखिए और आपके पास देखो रिजल्ट क्या आता है, जी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4, और इस वैल्यू को रखेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए जी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 2gh अपॉन का यू स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा 1 माइनस 2gh अपॉन का यू स्क्वायर। देखो भैया यहां से क्या आ जाएगा, मैं एक काम करता हूं कि यहां से एक जी से तो एक जी उड़ेगा, और इसको अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं तो जाएगा 8h अपॉन यू की पावर 4, और यहां से हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का 2gh, और ये बन जाएगा आपके पास जी आर स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4। ये यहां से कट गया, इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8h, और ये हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर माइनस का 2gh। तो बेटा ध्यान रखना कि जेईई मेंस और नीट पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इस पर्टिकुलर केस के लिए जहां पर आपको प्रोजेक्टेड एंगल और प्रोजेक्टेड वेलोसिटी अगर दी है, तो बताइए कि उसकी मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन आएगा, 4 ऑप्शन जिसमें से एक ऑप्शन ये भी हो। ध्यान रखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, हो सकता है ये क्वेश्चन कभी भी तुम्हें देखने को मिल भी जाए, और हो सकता है कि कभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया हो। खैर आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर हम बात करें, अभी हमने रिलेशन किस किस के बीच में देख लिया है, रिलेशन देख लिया है मैंने इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में देख लिया, इसके और इसके बीच में देख लिया, इन दोनों के बीच में और इनके बीच में, लेकिन अभी मैंने इसके बीच में हम लोगों ने नहीं देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के बीच में। चलो भैया इसके बीच में भी देख लेते हैं, क्या लिख सकते हो, टी जी अपॉन 2u साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर कर लो, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां लिखिए, इसको लिखो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आप इसके लिए लिखिए जी आर अपॉन यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको स्क्वायर करिए तो हो जाएगा जी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को हम यहां पर इसमें पुट करते हैं, तो जी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4 इज इक्वल टू 4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 यू स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया, और आगे क्या लिखोगे 1 माइनस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 यू स्क्वायर। देखो यहां से क्या बन के आ गया, यहां से आपके पास, और आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखो यहां से कितना बना, आपके पास बना आर स्क्वायर अपॉन यू की पावर 4 और इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आपके पास बन गया यू स्क्वायर। अच्छा मैं एक काम करता हूं कि इसमें 4u स्क्वायर का इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4u की पावर 4, और यहां से बन जाएगा आपके पास 4u स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां से ये कट गया, आपके पास कितना आ जाएगा 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर 4 यू स्क्वायर माइनस का
जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। आप चाहो तो इसमें दोनों साइड रूट ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा 2r इज इक्वल टू टी अंडर रूट में 4u स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसमें भी रिलेशन पूछ सकता है। तो बेटा ध्यान रखना, इस तरीके की चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, कभी भी 4 ऑप्शंस लेके ऐसे रिलेशन पूछ सकता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही है। अभी मैं जो पहला केस मैंने लिया प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक, जो हमने जो वाला ये पाथ ले रहे हैं, ये केस 1 है प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसके ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चंस हो गए हैं, और अगले लेक्चर में एक मैं और लेक्चर आऊंगा, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अगले वाले लेक्चर में बताएंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही बेटा, ठीक है, ठीक, बाय।